Hello, my spiritual seekers. Let's start a new journey today. आज हम बात करेंगे डॉक्टर ब्रायन वीज, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं जो मियामी फ्लोरिडा में रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हैं और मियामी के माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने काफ़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, ओनली लव इज़ रियल, सेम सोल, मैनी बॉडीज़ एंड अदर्स। मनोचिकित्सक डॉक्टर ब्रायन वीज की जो बुक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये कहानी शुरू होती है जब उनकी लाइफ में एक ऐसी युवा मरीज़ आती है जिसका नाम है कैथरीन, जिसके आने से उनके पूरे वैज्ञानिक तौर तरीके, उनकी सोच बदल कर रह जाती है। और ये कैसे होता है, ये सब उन्होंने अपनी इस बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में लिखा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। मनोचिकित्सक डॉक्टर ब्रायन वीज 18 महीनों से अपनी एक युवा मरीज़ कैथरीन का उपचार कर रहे थे। कैथरीन बार बार दिखाई देने वाले बुरे सपनों और गंभीर बेचैनी के दौरों का शिकार थी। जब उस पर पारंपरिक मनोचिकित्सा पद्धति असफल हो गई तो डॉक्टर ब्रीज सम्मोहन की ओर मुड़े, और उसके बाद जब कैथरीन ने अपने पुराने जीवन कालों के सदमों को दोहराया तो सामने आए खुलासे अचंभित और संशय पैदा करने वाले थे। आगे चलकर ये खुलासे ही उनकी समस्याओं के हल बने। डॉक्टर वीज का संशय तब दूर हो गया जब कैथरीन 2 जन्मों के बीच की अवस्था से मिलने वाले संदेशों की वाहक बनी। इन संदेशों में उनके अपने जीवन के बारे में भी आश्चर्यजनक खुलासे थे। कैथरीन उन अति विकसित आत्माओं की वाहक बनी जिन्हें मास्टर्स या देवताओं का नाम दिया गया। कैथरीन ने जीवन और मृत्यु के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाया। इस अचंभित कर देने वाले प्रकरण ने कैथरीन और डॉक्टर वीज दोनों के जीवन को नाटकीय रूप से बदल कर रख दिया। मन के रहस्यों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की, साथ ही साथ मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता और हमारे वर्तमान व्यवहार पर पूर्व जन्म के अनुभवों के प्रभाव को भी बताया। मैं जानता हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। संभवतः जब कोई घटना घटती है तब उसके कारण को समझने के लिए हमारे पास न तो अंतर्दृष्टि और न ही भविष्य दृष्टि होती है, लेकिन समय और संयम के साथ वह रोशनी में आ ही जाता है। यही कैथरीन के साथ था। मैं उससे पहली बार सन 1980 में तब मिला जब वह 27 वर्ष की थी। अपनी बेचैनी और आतंक के दौर और डरों का निदान खोजती हुई वह मेरे ऑफिस आई। यद्यपि ये रोग लक्षण उसे बचपन के समय से घेरे हुए थे, पर पिछले कुछ समय से वे बेहद भयानक हो गए थे। हर दिन वह खुद को भावनात्मक रूप से ज़्यादा असहाय और कुछ भी करने में असक्षम पाती थी। वह भयभीत थी। वह उसकी हताशा को समझा जा सकता था। उस दौर में उसके जीवन में फैली अव्यवस्था के विपरीत मेरा जीवन ठीक ढंग से आगे बढ़ रहा था। मेरी अच्छी शादीशुदा जिंदगी थी, 2 बच्चे थे और एक फलता फूलता भविष्य था। शुरुआत से ही मेरा जीवन हमेशा एक सीधे रास्ते पर चलता नजर आता था। मैं एक प्यारे से घर में पला बड़ा। शैक्षणिक सफलता बड़ी आसानी से मेरे हक में आती गई। कॉलेज के दूसरे साल में मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे एक मनोचिकित्सक बनना है। इसके बाद मैं कैथरीन से मिला। 18 महीनों तक मैंने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हुए उसके रोग लक्षणों को दूर करने की कोशिश करी। जब लगा कि कोई तरीका काम नहीं आ रहा तो मैंने हिप्नोसिस आजमाया। सम्मोहन की गहन विश्रांतिपूर्ण अवस्थाओं के दौरान कैथरीन ने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को याद किया, जो कि उसके रोग लक्षणों की मूल वजह भी सिद्ध हुई। वह अति विकसित दिव्यात्मा स्वरूपों से जानकारियां प्राप्त करने के लिए एक वाहक भी बनी, और उसने जीवन और मृत्यु के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाया। कुछ ही महीनों के बाद उसके रोग लक्षण लुप्त हो गए और वह फिर से अपने जीवन में लौट आई, खुश और इतनी शांत जितनी वो पहले कभी नहीं थी। मेरी पृष्ठभूमि में किसी ने भी मुझे इन सब के लिए तैयार नहीं किया था। जब ये घटनाएं सामने आ रही थी मैं पूरी तरह से अचंभित था।
कुछ जो हुआ उसकी व्याख्या करने के लिए मेरे पास कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ही नहीं है। इंसानी मस्तिष्क को लेकर इतना कुछ है जो हमारी समझ से बहुत आगे है। संभवतः सम्मोहन के अंदर कैथरीन अपने अवचेतन दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रही होगी, जिसमें उसके पूर्व जन्मों की स्मृतियां संग्रहित थी, या संभवतः वह उस जगह फंस गई थी जिसे मनोविश्लेषक कार्ल जुंग ने सामूहिक अवचेतना का नाम दिया है। एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जो हमें चारों ओर से घेरा रहता है, संपूर्ण मानव जाति के स्मृतियों को संजोए रखता है। वैज्ञानिकों ने इनके जवाब ढूंढने शुरू कर दिए हैं। एक समाज के रूप में हमने मस्तिष्क के रहस्यों, आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन की निरंतरता और वर्तमान जीवन के व्यवहार पर पूर्व जन्मों के अनुभवों के प्रभाव पर शोध करके बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। स्पष्ट रूप से खासकर चिकित्सा, मनोचिकित्सा, ब्रह्म विद्या व दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में शाखाएं अनंत हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कठिन वैज्ञानिक शोध अभी अपनी नवजात अवस्था में है। जानकारियों को उजागर करने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है और उसमें वैज्ञानिक और नौसिखिए तरह के लोगों का बहुत प्रतिरोध भी झेलना पड़ता है। पूरे इतिहास को देखें तो मानव को हर बदलाव पर, नए विचारों पर अमल लाने में प्रतिरोध झेलना ही पड़ता है। यही अब इन मनोचिकित्सकों और अन्य उपचारकों के साथ है, जो कि शरीर की मौत के बाद आत्मा के अस्तित्व व पुनर्जन्म की स्मृतियों के विचार योग्य प्रमाणों को जांचने और उनका मूल्यांकन करने से मना कर देते हैं। उनकी आंखें मजबूती से बंद हैं। यह किताब परा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में चल रहे शोध कार्यों में मेरा एक छोटा सा योगदान है। जो कुछ भी हुआ उसे कलमबद्ध करने में मुझे 4 साल लगे, और ऐसे 4 साल जिनमें मैंने इन अप्रामाणिक जानकारियों को हासिल करने के लिए प्रोफेशनल जोखिम लेने का साहस जुटाया। अचानक ही एक रात जब मैं नहा रहा था, मुझे अनुभव को कागज पर लिखने को विवश किया गया। मेरे अंदर यह सशक्त भावना जगी कि यही सही समय है और इन जानकारियों को ज़्यादा दिन रोककर नहीं रखना चाहिए। जो सबक मैंने सीखा उसका मतलब यह था कि बजाय अपने तक छुपाए रखने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटा जाए। यह ज्ञान कैथरीन के माध्यम से प्राप्त हुआ और अब मुझसे होकर यह आगे जाएगा। मुझे पता था कि अनश्वरता और जीवन के जो सही मायने मुझे समझ आए हैं, उन्हें सिद्ध करने में इस अनुभव को न बांटने पर मुश्किल हो जाएगा। मैं झटपट नहाकर बाहर निकला और उन ऑडियो टेप्स को लेकर अपने डेस्क पर जा बैठा जो मैंने कैथरीन के साथ अपने सत्रों में बनाए थे। अल सुबह के घंटों में मैंने अपने बुजुर्ग दादाजी के बारे में सोचा, जो कि मेरी किशोरावस्था में चल बसे थे। तब कभी मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई जोखिम लेने में डर लग रहा है। उन्होंने प्यार से मेरा हौसला बढ़ाते हुए अंग्रेजी का एक पसंदीदा वाक्य दोहराया, व्हाट द हेल। डॉक्टर वीज कहते हैं कि जब मैं कैथरीन से मिला था तो वह बाहर गलियारे में चहलकदमी करते हुए मुझसे मिलने व दूर भाग न जाने के लिए अपने आप को मनाने का प्रयास कर रही थी। कैथरीन एक असाधारण आकर्षण वाली युवती थी। उसके पतले बाल मध्यम लंबाई के और आंखें हल्की भूरी। जिस अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग का मैं प्रमुख था, कैथरीन वहाँ बतौर लैब टेक्नीशियन काम करती थी और कभी कभी वो अतिरिक्त कमाने के लिए मॉडलिंग भी करती थी। मैं उसे अपने ऑफिस लेकर गया और उसे चमड़े की कुर्सी पर बैठने को कहा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वह नहीं बोली तो मैंने उससे उसके अतीत के बारे में पूछताछ शुरू की, और उसमें मैंने पाया कि कैथरीन एक भाई और एक बहन के बीच पैदा हुई। कैथरीन एक कट्टर कैथोलिक परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी छोटी बहन भी माँ बाप की लाडली थी। जब हमने उसकी बीमारी के लक्षणों के बारे में बातें करना शुरू किया तो वो एक उल्लेखनीय तनाव व व्यग्रता से घिर गई। तेजी से बोलते बोलते वह आगे की ओर झुक गई और अपनी कोहनियों को सामने पड़ी मेज़ पर टिका दिया। उसका जीवन आकांक्षाओं के बोझ से लदा पड़ा था। उसे पानी से डर लगता था, उसे गोली लेने से डर लगता था कि कहीं वो उसके गले में ना अटक जाए। वो हवाई जहाज़ में बैठने से डरती थी। अंधेरा उसे नापसंद था। मौत का डर उसे हमेशा सताता था। अभी अभी उसका भय और अधिक बिगड़ने लगा था।
खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए वह अपने अपार्टमेंट में दरवाजे से सटकर सोती थी। उसे बिस्तर में जाने के 2-3 घंटे बाद तक नींद नहीं आती थी। नींद लगती थी तो बहुत कम समय के लिए, टुकड़ों में। बचपन से उसके पीछे लगे डरावने सपने और नींद में चलने की उसकी आदत फिर से लौट रही थी। जैसे जैसे उसके डर और उसके लक्षण बढ़ रहे थे, वह असहाय होती जा रही थी। उसे निराशा उस पर हावी होती जा रही थी। जैसे जैसे कैथरीन अपनी व्यथा कहती गई, वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा होता गया कि वह कितनी बुरी तरह से पीड़ित है। पिछले कई सालों से मैं कैथरीन जैसे कई मरीजों को उनके डर की यंत्रणाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रहा था। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं कैथरीन की हर संभव मदद करूंगा। तय हुआ कि उसकी समस्याओं के वास्तविक स्रोत को ढूंढने के लिए हम उसके बचपन की ओर जाएंगे। सामान्यतः इस तरह की सूक्ष्म जांच बेचैनी को हल्का करती है। जब ज़रूरी होगा और वह गोली निगलने लायक होगी तो मैं उसे आराम पहुंचाने के लिए कुछ हल्की और तनावहारी गोलियां दूंगा। कैथरीन के लक्षणों को देखते हुए यह एक प्रमाणिक किताबी उपचार था। असहनीय दर्द, डर, घबराहट से पीड़ित अपने मरीजों को राहत दिलाने के लिए मैं दवाइयों का इस्तेमाल करने में झिझकता नहीं हूँ। हालांकि अब मैंने उनका प्रयोग बहुत कम कर दिया है। अब कभी कभार एकमात्र विकल्प की स्थिति में उन्हें आजमाता हूँ। कोई दवा ऐसे लक्षणों की जड़ तक नहीं पहुँच सकती। कैथरीन और उस जैसे बाकी लोगों के साथ मेरे अनुभवों ने इस तथ्य की पुष्टि करी। अब मैं जानता हूँ कि मेरे लक्षणों को दबाने या छुपाने की बजाय उनका उपचार किया जा सकता है। पहले सत्र के दौरान मेरी कोशिश यही थी कि उसे धीरे से उसके बचपन में ले जाऊं, क्योंकि कैथरीन अपने बचपन की कुछ घटनाएं अद्भुत ढंग से दोहराती थी। अतः उसके दमन पर विजय पाने हेतु मैंने मन ही मन सम्मोहन चिकित्सा का संभावित सरल मार्ग विचार कर लिया था। हालांकि उसे अपने बचपन का कोई पीड़ादायक वाकया याद नहीं आ रहा था जो उसके वर्तमान जीवन में डर की महामारी का कारण बताए। डॉक्टर वीस कहते हैं कि बीते कल को याद करने जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसके दिमाग में यादें टुकड़ों में उभरने लगी। उसे याद आया कि जब वह 5 साल की थी तो किसी ने उसे स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड में धक्का दे दिया था। वह दर्द से करा उठी। हालांकि उसने यह भी कहा था कि इससे पहले भी पानी में रहना उसे कभी अच्छा नहीं लगता था। जब वह 11 साल की थी तो उसकी माँ भयानक हताशा के दौर से गुजर रही थी। उसकी माँ परिवार से कट गई थी और उनके हालात ऐसे हो गए थे उन्हें बिजली के झटके देने मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता था। इसके बाद उसकी माँ को कुछ भी याद रख पाने में मुश्किल होती थी। माँ के साथ इस अनुभव ने कैथरीन को बुरी तरह से हिला दिया था। जब उसकी माँ की सेहत में कुछ सुधार हुआ और वह सामान्य होती दिखी तो कैथरीन ने बताया कि उसके डर जाते रहे। उसके पिता को शराब की लत थी। कई बार उसके भाई को उन्हें स्थानीय शराब खाने से उठा कर लाना पड़ता था। बढ़ती लत के कारण घर में माँ के साथ उनकी अक्सर लड़ाई होती थी और इन्हीं का सामना करने के बाद वह चिड़चिड़ी और एकाकी हो गई थी। हालांकि कैथरीन ने इसे एक स्वीकार्य पारिवारिक चलन के रूप में देखा। दूसरी ओर कैथरीन के लिए घर से बाहर के हालात कुछ बेहतर थे। वह हाई स्कूल में पढ़ती और अपने दोस्तों के साथ आसानी से घुल मिल जाती थी। इनमें से कईयों को तो वह वर्षों से जानती थी। बावजूद इसके उसे उन लोगों पर भरोसा न करने में मुश्किल होती थी जो उसकी छोटी सी मित्र मंडली के बाहर होते थे। उसका धर्म सरल व बेदाग था। कैथरीन पुनर्जन्म की बातों पर भरोसा नहीं करती थी। हालांकि हिंदू धर्म के बारे में उसने थोड़ा कुछ पढ़ा था। पुनर्जन्म का विचार उसकी पढ़ाई लिखाई व समझ के विपरीत था। उसने कभी पारलौकिक या किसी पंथ, तंत्र, मंत्र विशेष से संबंधित साहित्य नहीं पढ़ा था और उसमें उसकी रुचि भी नहीं थी। वह तो सिर्फ अपने विश्वास में ही निश्चिंत थी। हाई स्कूल के बाद कैथरीन ने 2 साल तक तकनीकी कोर्स किया और लैब तकनीशियन बनी। मियामी में अपने पहले साल में कैथरीन स्टुअर्ट से मिली। शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता स्टुअर्ट यहूदी था। कैथरीन ने पाया कि वह उन सभी लोगों से बिल्कुल अलग था जिनसे वह अब तक मिली थी। उन दोनों के बीच एक अति सम्मोहक संबंध था, लेकिन यह तूफानी और दृढ़ बंधन था। उसमें ऐसा कुछ था जिसने उसके उल्लास को बढ़ा दिया और उसे जगा दिया, जैसे कि
उसे मंत्रमुग्ध कर दिया गया हो। करीब 6 साल तक उन दोनों के संबंध सजीव बने रहे, लेकिन बाद में कैथरीन उसके व्यवहार को सहन न करने की स्थिति में आ गई। स्टुअर्ट उसके साथ ठीक से पेश नहीं आता था। वह उसे झूठे और वादा खिलाफी और बनावटीपन पर बहुत गुस्सा होती थी। मुझसे मिलने से कई महीने पहले कैथरीन को गले की सर्जरी से गुजरना पड़ा। गुजरते वक्त के साथ कैथरीन के दर्द भरे हमले और उसकी बेचैनी भी बढ़ती ही जा रही थी। उसे 2 डरावने सपने अक्सर दिखाई देते थे। पहले सपने में जब वह कार में एक पुल पर से गुजर रही होती है और वो टूट जाता है, उसकी कार पानी में गिर जाती है और वह उसी में फंसकर डूबने लगती है। दूसरे सपने में वह खुद को एक गहरे काले अंधेरे कमरे में बंद पाती है। वह उसमें रखी चीज़ों के ऊपर गिरती पड़ती, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाती। इन सब के बाद आखिरकार वह मुझसे मिलने आई। कैथरीन के साथ अपने पहले सत्र में मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि इसके बाद मेरा जीवन इतना बदलने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी डेस्क के दूसरी ओर बैठी उलझन से भरी वह युवती मेरे लिए एक ऐसे उत्प्रेरक का काम करेगी जो मैं फिर कभी ऐसा नहीं रह पाऊंगा। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।